टॉपिक इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कहीं पे अगर मैंने वीडियो में टॉपिक का नाम ये बोला होगा सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये गलत है। ये टॉपिक का नाम नहीं है। टॉपिक का नाम क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इस टॉपिक के ऊपर इसके भी पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, तो उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन वीडियोस को पहले आप देख लो, फिर इस वीडियो को आप देखना, ठीक है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? सॉल्व ब्रैकेट में डी स्क्वेयर प्लस 2d d डैश माइनस 8d डैश स्क्वेयर ब्रैकेट कंप्लीट जेड इक्वल टू e⁻2x प्लस वाई प्लस √2x प्लस 3y। तो अभी देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहता है, फिर हम इसको किस फॉर्मेट में लाते, इस फॉर्मेट में लेके आते। तो अभी इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो ऑलरेडी हमें इस फॉर्मेट में दिया है, तो हमारी कुछ स्टेप्स बच गई। क्योंकि इस फॉर्मेट में जब देते तो हमें पहले तो इसी फॉर्मेट में लाना पड़ता है ना। देखो, ये वाला, तो ऑलरेडी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिया है, तो कुछ स्टेप्स हमारे बच गए। तो हमें पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसकी मदद से हम CF निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको लिख लेना एज इट इज, और इक्वल टू हम 0 लिखते हैं। फिर हमें पता है ये z मल्टीप्लाई में है, इधर साइड आएगा तो डिवाइड होगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय z, तो आंसर 0 आएगा। तो ये ब्रैकेट बचेगा, सिर्फ लिख लिया, और इक्वल टू क्या लिखना, 0। फिर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए रहता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलता है? इसमें d की जगह m पुट करना पड़ता है, और d डैश की जगह 1 पुट करना पड़ता है। तो d की जगह m स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, d की जगह m, d डैश की जगह 1 माइनस 8 एज इट इज, d डैश की जगह 1 उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसके बाद की प्रोसीजर मैंने पहले के वीडियोस में भी बताई है, तो वो आप कर लेना अच्छे से। फिर हम क्या निकालेंगे, पी आई। तो पी आई का ये जनरल फॉर्मूला लिखते, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश क्या होता है, ये और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, ये राइट हैंड साइड आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया है। तो एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश की जगह ये लिख लिया, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह ये लिख लिया। अब ये क्वेश्चन में देखो दो टर्म दी है राइट हैंड साइड में, तो कभी कभी एक टर्म देते हैं। जैसे देखो ना, हमने ज्यादातर क्वेश्चन जो किए राइट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे एक ही टर्म है। इस क्वेश्चन में देखो दो टर्म थी, यहाँ पे भी दो टर्म है। तो कभी कभी दो टर्म होती है, कभी कभी एक टर्म होती है। यहाँ पे एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, ठीक है। तो कभी दो टर्म देते, कभी एक टर्म देते। तो जब दो टर्म है, तो हमें दो केसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी दो बार हमें पी आई निकालना पड़ेगा, बराबर है। अब कौन सी केसेस लगेंगी, अब देखते हैं। तो देखो, 1 लिखा, इस फंक्शन की जगह ये लिखा, और इसकी जगह पे ये लिखा। अब इसको ब्रैकेट में लिखना, क्यों? क्योंकि दो टर्म है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया, अभी मैंने दिखाया, जहाँ पे दो टर्म थी, तो क्या किया था उसमें, एक बार इससे इसको डिवाइड करेंगे, और एक बार इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय ये लिखना, ये साइन फिर प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, माइनस रहा तो माइनस आएगा। फिर ये लिखना फिर से, और इनटू ये लिखना, बस। फिर
इसको हम बोलेंगे, क्या बोलते थे, I1, और इसको बोलते थे I2। ये I1 है, ये I2 है। तो पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे, देन I2 को सॉल्व करेंगे। तो I1 को लिख लेना यहाँ पे। लिखने के बाद देखना यहाँ पे कौन सी केस लगेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ई दिखा मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी केस नंबर 1। ई दिखा मतलब एक्सपोनेंशियल, केस नंबर 1। तो ए और बी की वैल्यू निकालते, फिर डी और डी डैश की वैल्यू निकालते। तो ए यानी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने कितना है 2, तो ए की वैल्यू 2। बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के सामने कुछ नहीं है मतलब 1। फिर हम निकालते डी और डी डैश की वैल्यू। डी यानी होता है ए, और डी डैश यानी बी। तो ए की वैल्यू लिख ली 2, और बी की वैल्यू लिख ली 1। तो डी की भी वैल्यू मिल गई, और डी डैश की भी वैल्यू मिल। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करते, इसमें। तो डी की जगह 2, उसका स्क्वायर, प्लस 2, डी की जगह 2, डी डैश की जगह 1, माइनस 8, डी डैश की जगह 1, उसका स्क्वायर। ये तो हम एज इट इज लिखते, और न्यूमरेटर में 1 तो है ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्या है इसमें ट्विस्ट, अभी तक नहीं आया। तो 1 तो लिखते हम, इसको हम डालते थे फिर कैल्सी में। कैल्सी के में डालने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज आती थी, है ना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, -5, कुछ भी आ सकता है। बट यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 0। और डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो तब क्या लिखना पड़ता है कि हमारी केस फेल हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैल्सी में आप डालोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। और जब भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब केस फेल हो गया। तो जब आपकी केस फेल होंगी किसी भी क्वेश्चन में, तब आपको क्या करना है, तो देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो केस फेल लिखना, और उसके बाद की स्टेप क्या लिखना, मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द न्यूमरेटर एंड पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा, ये वाला। ये हमारा न्यूमरेटर ऊपर का, और ये नीचे का हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कौन है, 1। तो न्यूमरेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, कर लिया। फिर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट। पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब डेल आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, कैपिटल डी, इसीलिए डेल अपॉन डेल डी। ये डी क्यों आया, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू डी करना है। और पार्शियली डिफरेंशिएट जब बोलते हैं तो डेल लिखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो डेल अपॉन डेल डी किसको करना है, इस डिनोमिनेटर को। तो इस डिनोमिनेटर में 3 टर्म है, 1, 2, 3, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखना। और ये e टू द पावर 2x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 इंटू एक्स आएगा। अभी डिफरेंशिएट करना है हमें, तो 3 टर्म है ना, तो ये तीनों टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो वही किया है, डेल अपॉन डेल डी इंटू डी स्क्वेयर, फिर ये प्लस एज इट इज डेल अपॉन डेल डी इंटू 2 डी डैश, माइनस एज इट इज डेल अपॉन डेल डी इंटू 8 डी डैश स्क्वेयर, और ये एज इट इज। अभी
एक्स तो एज इट इज रहेगा। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको लगाने हैं, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको पता होंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक ही फॉर्मूला यूज होता था, एक वीडियो में मैंने बताया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव के 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक डी, अब यहाँ पे भी देखो, हमारा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, यानी डेल है, और यहाँ पे तो मैंने डी लिखा, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होते, सेम ही फॉर्मूले होते। चाहे आप डी लिखो या डेल लिखो, फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो समझने के लिए डेल कर देता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या है, एक्स है, और हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू डी कर रहे हैं। तो ये एक्स इज अ वेरिएबल, हमारा वेरिएबल कैपिटल डी है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बट फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। जैसे मान लो वेरिएबल अगर वाई रहा, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, डेल अपॉन डेल, वेरिएबल कौन है, अभी वाई है, तो वाई आएगा, वेरिएबल वाई है तो वाई आएगा, एन, एन, वेरिएबल एक्स नहीं है, वाई है तो वाई आएगा। तो बस वेरिएबल चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर मान लो वेरिएबल जेड है तो डेल अपॉन डेल जेड, जेड टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन। तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखा तो भी चलेगा, बस आपको देखना है वेरिएबल आपका कौन सा है, आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी, तो ये होता है वेरिएबल। जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वो हमारा वेरिएबल होता है, यानी डी इज अ वेरिएबल। समझने के लिए बता रहा हूं, तो ठीक है। तो हमारा वेरिएबल डी है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेल अपॉन डेल डी, वेरिएबल डी है तो फिर डी टू दी पावर एन इक्वल टू एन इंटू डी टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला डेल अपॉन, ये दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे वेरिएबल एक्स एक्स था ना, अभी हमारा डी है। और तीसरा फॉर्मूला, तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब मान लो ऐसा रहा डी स्क्वेयर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, डेल अपॉन डेल डी, डेल अपॉन डेल डी, डी भी है डी भी है, और एन की जगह पे क्या है, टू है। तो जहां जहां फॉर्मूले में एन है वहां वहां टू आएगा, तो एन है यानी टू, मल्टीप्लाई में डी है एज इट इज, एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, तो आंसर क्या आएगा, टू डी, टू माइनस वन यानी वन, तो वन नहीं लिखा तो भी चलता है, तो आंसर आएगा टू डी। तो जहां जहां डेल अपॉन डेल डी डी स्क्वेयर दिखा, तो इसकी जगह डायरेक्ट टू डी लिख सकते, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा टू डी। तो कैसे आए टू डी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाँ, अगर डेल अपॉन डेल डी, डी रहा सिर्फ, पावर में कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं मतलब वन तो रहता ही है, ठीक है, तो आंसर उसका आएगा वन। और कांस्टेंट रहा तो आंसर आएगा जीरो। कांस्टेंट मतलब जैसे वेरिएबल कौन सा है, डी, तो अगर यहाँ पे डी नहीं रहा, डी को छोड़ के कोई दूसरा रहा, वैल्यू भी रह सकती है, कुछ भी रहा, तो वो हो जाता है कांस्टेंट। जैसे डेल अपॉन डेल डी,
और यहाँ पे डी नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया कांस्टेंट, तो इसका आंसर आएगा 0। डी को छोड़ के अगर कोई भी रहा दूसरा तो वो कांस्टेंट होता है। डी को छोड़ के कोई भी यहाँ पे रहा तो वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का आंसर आपको 0 लिखना है। चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे या डी डैश रहे, ये भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वेरिएबल कौन है? डी। डी अगर नहीं है तो समझ जाना कांस्टेंट है, और उसका आंसर आएगा 0। अब कभी कभी क्या रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा और वेरिएबल भी रहेगा साथ में। जैसे मान लो 2 डी अभी हमारा वेरिएबल डी है, तो यहाँ पे डी भी है और मल्टीप्लाई में 2 कांस्टेंट भी है, क्योंकि डी को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। तो डी भी है यहाँ पे, और 2 इज अ कांस्टेंट और डी डैश भी कांस्टेंट। तो ऐसे वक्त पे क्या करना, इन दोनों को डेरिवेटिव के आगे लिख लेना, यानी 2 और डी डैश, ये दोनों कांस्टेंट को आगे लिखना, फिर इसको लिखना, और बचा क्या है यहाँ पे डी, फिर इसको सॉल्व करना। 2 डी डैश तो एज इट इज रहेगा इनटू, इसका आंसर आपको पता है क्या आता है, ये डैश नहीं है बरा, इसका आंसर क्या है? 1 है। तो आंसर क्या आएगा? 2 डी डैश इंटू 1, यानी 2 डी डैश। तो इसका आंसर क्या है आपका? 2 डी डैश। तो जो वेरिएबल है डी है, तो डी के साथ जो भी रहेगा ना उसको आगे लिख लेना, डी के साथ जो भी रहेगा उसको आगे लिख लेना, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया आपको। अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा, तो डेल अपॉन डेल डी डी स्क्वायर, अभी बताए इसका आंसर क्या आता है, फिर से नहीं बताऊंगा, ये यहाँ पे निकाला। डेल अपॉन डेल डी डी स्क्वायर का आंसर 2 डी, तो इसकी जगह आएगा 2 डी। फिर यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है? डी। तो डी तो है, बट देखो डी के साथ कौन है मल्टीप्लाई में? कॉन्स्टेंट्स है। डी को छोड़ के बाकी सभी कॉन्स्टेंट्स होते, तो अभी तो इसको सॉल्व करके दिया मैंने। डेल अपॉन डेल डी 2 डी डी डैश, डेल अपॉन डेल डी 2 डी डी डैश। तो हम क्या करते हैं, 2 और डी डैश को आगे लिखते हैं, फिर बचा क्या? डेल अपॉन डेल डी और ये डी, इसका आंसर होता है 1, तो आंसर क्या है? 2 डी डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 डी डैश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख के दी है, ठीक है। जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी है। 2 और डी डैश को आगे लिखा, फिर ये लिखा और डी लिखा। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है? डी। यहाँ पे मुझे डी दिखाई दे रहा है क्या? मतलब ये सब कुछ क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि डी को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे तो डी है ही नहीं। अगर डी रहता यहाँ पे तो जो कांस्टेंट है उनको हम आगे लेते, बट यहाँ पे तो डी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सब कुछ हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। और ये तो एज इट इज, फिर एक्स एज इट इज, 2 डी एज इट इज, प्लस 2 डी डैश, और इसका 1 आता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक्स अपॉन 2 डी प्लस 2 डी डैश इंटू 1, यानी 2 डी डैश इंटू ई टू द पावर 2x प्लस वाई। यहाँ तक आने के बाद देखो हमें डी डी डैश वगैरह नहीं चाहिए, इनको आपको हटाना है, क्योंकि हमारा जो आंसर आता है उसमें डी डी डैश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक करने के बाद और सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। इन दोनों को ऐड मत करना, ये ऐड होते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है? डी डैश है, दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ पे भी डी होता
तब ये दोनों ऐड हो सकते थे। यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी डैश है, तो अलग है, तो दोनों को ऐड मत करना। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास, क्योंकि हमें डी और डी डैश को तो हटाना है, तो हमारे पास डी की तो वैल्यू है ना ऑलरेडी 2, और डी डैश की वैल्यू क्या है 1। तो हम क्या करेंगे, पुट डी इक्वल टू 2 और डी डैश इक्वल टू 1। तो बाकी एक्स एज इट इज, 2 एज इट इज, डी की जगह 2 लिखना और डी डैश की जगह 1। तो एक्स एज इट इज, इसको कैल्सी में डालना, आंसर आएगा 6। अभी आया क्या 0? नहीं आया। अगर 0 आया रहता तो हमारी केस फिर से फेल हो जाती। फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर से ये करना पड़ता क्या, मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द न्यूमरेटर और पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी टू द डिनोमिनेटर। अब किस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से लेते, इसको तो लेते नहीं, क्योंकि इनको तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमने एक बार लिया है। तो किसको लेते, ये जो हमारा आया था, ये जो पुट करने के पहले जो आता है ना, वो हमारा न्यूमरेटर रहेगा ये, और ये जो है ये रहेगा हमारा डिनोमिनेटर। तो अगर यहाँ पे हमारा आंसर 0 आता तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करते, यानी x इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाता, और इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते, यानी ऐसा x इंटू एक्स और डेल अपॉन डेल डी, ये ब्रैकेट में 2d प्लस 2d डी डैश, और इंटू आता e टू द पावर 2x प्लस वाई। फिर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर होता, फिर यहाँ पे 2 टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हम, ये एज इट इज, फिर ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज, फिर इनको हम सॉल्व करते। पता है इनको कैसे सॉल्व, कब, अगर यहाँ पे 6 की जगह 0 आता तो, बट अभी तो आया नहीं, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा I1 का आंसर। अब I1 को तो हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा I1 था। अभी क्या करेंगे, इस I2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया I2। अब हमें पता है जहां भी हमें अंडर रूट दिखाई देता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1/2। पहले के वीडियो में मैंने बताया अंडर रूट को रिप्लेस करना 1/2 से। अब यहाँ पे कौन सी केस लगेंगी, आपको पता है केस नंबर 3 लगती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया है। तो केस 3 लगती है। तो देखो अब यहाँ पे तो केस फेल वगैरह नहीं होती है, तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता होगा, फिर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, ये वाला बोलो, यहाँ पे भी केस 3 लगी थी ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी क्यूब था तो 3 बार इंटीग्रेशन दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में डी स्क्वेयर था तो 2 बार इंटीग्रेशन दिया था। यहाँ पे क्या है, डी स्क्वेयर है तो 2 बार इंटीग्रेशन आएगा इसके जैसा। ठीक है, सेम है, देखो ना, ये राइट हैंड साइड तो, ये राइट हैंड साइड नहीं, ये वाला पार्ट तो देखो ना सेम है ना। तो जो यहाँ पे आंसर आया था वही तो यहाँ पे आंसर आएगा इनका। ठीक है, इनका अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग है, लेकिन ये तो सेम है ना ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए जैसे इसका आंसर क्या आया था ये वाले पार्ट का, 1, इसका आंसर आया था 16, और इनका आंसर क्या आया था पता है, इनका 2/3
2/5 इंटू v⁵ ठीक है, ये आया था उसका आंसर। तो यहाँ पे भी वही होगा, देखो दिखाता मैं, 2/3 इंटू 2/5 इंटू v⁵ सेम। ये आंसर किसका है? ये आंसर आता है इसका, ये वाला। और ये स्टार्टिंग का आंसर किसका होता है? 1/16, ये इसका, ये 1, और इसको कैलसी में डालने के बाद 16 आया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग में इस वाले क्वेश्चन में 1 आएगा, इसको जब आप कैलसी में डालोगे तो इसका आंसर आएगा -56। ये माइनस को फिर ऊपर लिख लेना, ठीक है। और इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है, क्या आने वाला है? 2/3 इंटू 2/5 इंटू v⁵। फिर हम क्या करते, इसको डायरेक्ट कैलसी में डालते हैं, फिर आएगा -1/210, और ये एज इट इज लिखते। फिर v की जगह क्या आएगा? 2x + 3y, ये हमारा रहेगा I2। फिर हमारा PI क्या होता है? I1 + I2। तो लिख लेना PI = I1 + I2। तो I1 ये है हमारा, लिख लिया, प्लस लिख लिया। अब देखो डायरेक्ट मैंने ये लिख लिया, कैसे? देखो ना, I1 क्या है? x/6 इंटू e⁻²x + y, फिर प्लस I2 क्या है? -1/210 इंटू 2x + 3y 5/2। तो देखो ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ना, तो डायरेक्ट मैंने माइनस लिखा है। ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बाकी तो 1/210, और ये तो सेम है। लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते, CF लिखना, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट, कहाँ पे CF, ये वाला। और PI मतलब प्लस लिखना, और PI मतलब ये जो हमने PI पूरा निकाला वो लिखना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते, यहाँ पे भी केस फेल होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये तो आपको पता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। m² वाला है ये, तो 2 रूट्स आएंगे, शायद कैल्सी में 2 आएगा और 1/2 आएगा, तो 1/2 यानी 0.5। ये तो C अब तक आप कर सकते हो। फिर PI आपको पता है, ये कैसे लिखते, ये कैसे लिखते पता है। अब देखो, अभी तक साइन के आगे कुछ नहीं रहता था, अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, साइन के आगे कुछ था क्या? कुछ नहीं था। यहाँ पे भी साइन के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देखो साइन के आगे कुछ नहीं है। बट इस क्वेश्चन में साइन के आगे क्या है? 5 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि केस वगैरह दूसरी लगेंगी, नहीं, केस वही लगेंगी। कौन सी? केस नंबर 2, ठीक है, कोई दूसरी केस नहीं लगेंगी। साइन है ना, साइन है मतलब केस नंबर 2, ये वाली। इस साइन के आगे कुछ भी लिखा हो, साइन के आगे कुछ भी लिखा हो, कोई भी वैल्यू लिखी हो, 1 2 3 4 5 6, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, केस आपकी 2 ही लगेंगी, क्योंकि साइन है। तो इस वाले केस में क्या करते, आपको पता है, अभी ए की वैल्यू निकालते, बी की वैल्यू निकालते, d² की वैल्यू निकालते, d' की वैल्यू निकालते, और d'² की वैल्यू निकालते। वो कैसे निकालते वो अभी मैं बताऊंगा नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या करना, ये जो 5 है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 × 5 हो जाएगा, और बाकी ये एज इट इज, और ये बचा एज इट इज। फिर ए की वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू निकालना, d² की वैल्यू निकालना, d' की वैल्यू निकालना, d' की वैल्यू निकालना।
फिर हमें पता है इन तीनों वैल्यूज को हम कहाँ पुट करते, इसमें पुट करते। ठीक है, तो 2 एज इट इज, डी स्क्वेयर की वैल्यू -4, -5 एज इट इज, डी डी डैश की वैल्यू -2, +2 एज इट इज, डी डैश स्क्वेयर की वैल्यू -1, और ये तो एज इट इज। फिर 5 तो वैसे ही लिखते, इसको डालेंगे हम कैलसी में। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, 0। जैसे डिनोमिनेटर में 0 आया तो केस फेल, केस फेल होती है, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द न्यूमरेटर एंड पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी टू द डिनोमिनेटर। कौन सा न्यूमरेटर और कौन सा डिनोमिनेटर रहता है, मैंने बताया था, ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर। ये 1 × 5 यानी 5 ना, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x होगा, और ये इसको करेंगे डिनोमिनेटर को पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी। लिख लिया। अब 3 टर्म थी तो ब्रैकेट दिया और डेल अपॉन डेल डी लिखा। फिर हमें पता है इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अलग नहीं है ये, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था। कहाँ है पिछला क्वेश्चन, कहाँ चला गया रे, ये देखो यहाँ पे भी 3 टर्म थी तो तीनों को मल्टीप्लाई किया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तीनों को मल्टीप्लाई, इससे इसको भी मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस यहाँ पे आया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, ये प्लस यहाँ पे आया, इसको इससे भी और ये तो एज इट इज लिखते। फिर आपको पता है वेरिएबल क्या आपका डी, तो डी है क्या, यहाँ पे है डी है, पावर में कुछ भी रहे तो डी के अलावा और जो कुछ भी है वो कांस्टेंट होता है। तो डी के साथ जो 2 है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे लेके जाते। बचा क्या, ये एज इट इज। यहाँ पे डी है क्या, पहले देखना, डी है क्या, हाँ डी है, बट डी के साथ 5 है और डी डैश है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसको आगे लेके जाना। बचा क्या, यहाँ पे डी है क्या, है ही नहीं, तो डी नहीं रहा, मतलब ये सारा कांस्टेंट हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है। यहाँ पे फॉर्मूलेस क्या होते हैं आपको पता है, इसका आंसर ऑलरेडी मैंने बताया, क्या है इसका आंसर, 2D, 5D डैश एज इट इज, इसका आंसर भी पता है 1। ठीक है, और ये एज इट इज, तो 5x 2 × 2D 4D माइनस 5D डैश इंटू 1 यानी 5D डैश इंटू साइन 2x + y। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है आंसर में हमें डी डैश वगैरह नहीं चाहिए। तो अब आप बोलोगे सर इसके बाद तो ये देखो, यहाँ पे हमको ये स्टेप मिली थी, यहाँ पे हमको ये स्टेप मिली, यहाँ पे भी डी था और यहाँ पे भी डी डैश है। फिर इस क्वेश्चन में हमने ये तो स्टेप नहीं की थी, ये जो आपने लिखी है अभी, मल्टीप्लाई बाय डी टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये क्यों की हमने, तो देखो समझ लो। इस क्वेश्चन में डी और डी डैश की वैल्यू हमारे पास थी, क्या थी डी की वैल्यू 2, डी डैश की वैल्यू 1। बट इस क्वेश्चन में है क्या हमारे पास, डी और डी डैश की वैल्यू नहीं है, हमारे पास डी और डी डैश की वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास तो डी स्क्वायर की वैल्यू है, हमारे पास तो डी डी डैश की वैल्यू है, हमारे पास डी डैश स्क्वायर की वैल्यू है, डी और डी डैश की वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये डी से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें ये डी और डी डैश नहीं चाहिए और इनकी वैल्यू भी नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू तो डी स्क्वेयर की है, डी इंटू डी डैश की है और डी डैश स्क्वेयर की है। तो हमें
ये डी स्क्वेयर लाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो ये डी की जगह डी स्क्वेयर आ जाएगा और डी डैश की जगह डी डी डैश आ जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो समझ में आया डी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि हमें डी स्क्वेयर लाना है और डी डी डैश लाना है। समझ में आ गया। तो देखो दोनों में करना पड़ेगा, मैथ्स है, एक सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 5x इंटू डी, और नीचे दो टर्म है तो ब्रैकेट दे देना अच्छे से, और मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये डी इधर भी लिख सकते पीछे भी लिख सकते, फर्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो फिलहाल। अब हमें पता है दो टर्म है तो डी से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी इंटू 4d क्या होगा, 4d स्क्वेयर माइनस एज इट इज डी इंटू 5d डैश यानी 5d डी डैश, है ना। डी इंटू 5d डैश क्या होगा, तो पहले पहले 5 लिख लिया, फिर d लिखा, फिर d डैश लिखा। कैसा भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5d डैश डी, बट हमारे लिए ये सही होगा क्योंकि हमारे पास डी डी डैश की वैल्यू है ना। तो हम डी पहले लिखते फिर डी डैश लिखते ना, तो इसीलिए मैंने पहले डी लिखा फिर डी डैश लिखा। अगर हमारे लिखने का तरीका ऐसा रहता डी डैश डी, तो हम ऐसा लिखते। ठीक है, जो हमारा तरीका है उस हिसाब से लिखना। तो लिख लिया यहाँ पे, ये तो एज इट इज। अभी हमारे पास डी स्क्वेयर की भी वैल्यू है और डी डी डैश की भी वैल्यू है। तो डी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, -4, और डी इंटू डी डैश की वैल्यू -2। तो चलो ये तो एज इट इज 4, डी स्क्वेयर की वैल्यू -4 -5 एज इट इज, और डी डी डैश की वैल्यू -2। इसको एज इट इज लिखो, ये कैल्सी में डालो, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आया। जीरो आया रहता तो फिर से मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द न्यूमरेटर एंड पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डी टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, बट जीरो नहीं आया। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, एक डी बचा है। अब इसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि हमारे पास डी की तो वैल्यू नहीं है। तो आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है, डी मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स। मतलब हम डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। अभी आपका एक सवाल होगा, सर जब हम डी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डी डैश यानी डेल अपॉन डेल वाई, मतलब डी डैश की जगह डेल अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। तो फिर सर आपने यहीं पे क्यों नहीं लिखा, क्यों ये माथा पच्ची की, इसका कारण बताता हूँ। क्यों हमने यहाँ पे डी की जगह डेल अपॉन डेल एक्स नहीं लिखा और डी डैश की जगह डेल अपॉन डेल वाई नहीं लिखा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे क्या है वहां पे 5x है, 4d माइनस 5d डैश इंटू साइन 2x प्लस वाई। अभी देखो ये 4d को, अरे 4d यानी क्या है, 4 इंटू डी है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और d इंटू 4 ऐसा भी लिख सकते हो। तो अभी ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स। तो ऐसा अगर लिखा हमने डेल अपॉन डेल एक्स, तो डेरिवेटिव किसके साथ करेंगे, आगे कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए ये 4 इधर लिखना पड़ेगा। यानी 4d लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे, d इंटू 4,
यानी वही d4। तभी तो ये डेरिवेटिव के सामने कुछ वैल्यू आएंगे ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, d4 माइनस d-5। अभी 5x, तो d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स 4 एज इट इज, माइनस d डैश की जगह डेल अपॉन डेल वाई 5 एज इट इज, साइन 5x एज इट इज। हाँ, वेरिएबल कौन सा है, x, तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते, तो यहाँ पे x है क्या, नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी जीरो, माइनस यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y, तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते, यहाँ पे y है क्या, नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी जीरो, ये एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या है, 0 माइनस 0 0। तो हमें चलता है क्या ऐसे डिवाइड में 0, तो देखो डिवाइड में 0 आया रहता, अगर हमने यहां पे ही अगर रिप्लेस किया रहता, तो d को रिप्लेस किया रहता डेल अपॉन डेल एक्स, और d डैश को रिप्लेस किया रहता डेल अपॉन डेल वाई, तो आपका आंसर क्या आया रहता, 0, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे ये अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने ये वाली प्रोसीजर को फॉलो किया। बट अभी हम d को रिप्लेस कर सकते डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि अभी कोई जीरो वगैरह नहीं आएगा। तो देखो क्या किया, 5x एज इट इज, यहाँ तक तो आ गए थे हम। देखो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन देख लो, तो मैंने क्या किया, 5x अपॉन -6 को आगे लिख लिया, इनटू d की जगह क्या लिख लिया है, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे ऐसा लिख लेना, d यानी क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, डी यानी डेल अपॉन डेल एक्स, और ये साइन 2x प्लस वाई एज इट इज, ये एज इट इज लिखा, माइनस को ऊपर लिखे गया। अब डेरिवेटिव आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, चाहे इधर d लिखो या डेल लिखो। बट इसके पीछे थोड़ी एक कहानी है, कौन सी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स सिर्फ cos x नहीं होता है, होता है, लेकिन ये cos x कैसे आता है, देखो डेल लिख रहा हूं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा cos एक्स, फिर ये साइन के साथ ये क्या रहता है, एंगल रहता है, फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1, क्योंकि x के पावर में कुछ नहीं है ना, तो x x रहा तो 1 लेते, तो क्या आया फिर cos x इंटू इसका 1, तो फाइनली हमारा आंसर क्या है, cos x। इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते थे क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू cos x, बट ये आया कैसे ऐसे, क्या ये आपको पता था, नहीं पता था, तो कमेंट में जरूर बताना, समझा क्या, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स कैसे आया, क्योंकि इसका आंसर तो 1 आता था, इसीलिए हम हमेशा डायरेक्ट क्या बोलते, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मतलब कॉस एक्स। बट हमेशा एंगल एक्स नहीं रहेगा ना, ये तो एंगल कभी कभी चेंज हो सकता है ना, जो कि इस क्वेश्चन में हुआ है। अभी यहाँ पे साइन के साथ एंगल कौन है, 2x प्लस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, साइन 2x प्लस वाई है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस तो हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखता हूं कॉस, और उसके साथ एंगल लिखते 2x प्लस वाई, यहां तक तो ठीक है।
फिर मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे एंगल कौन था, एक्स, तो एक्स को डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे एंगल कौन है, 2x प्लस वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दो टर्म है तो ब्रैकेट देना, तो ये तो एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू 2x, ये प्लस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू वाई। चलो आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये तो एज इट इज आएगा कॉस 2x प्लस वाई। अब हमें पता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे, एक्स, तो एक्स है क्या पहले देखते, हाँ एक्स है, लेकिन एक्स के साथ 2 है, तो एक्स को छोड़ के बाकी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम आगे लिखते हैं। बचा क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे, एक्स, तो एक्स हमारा वेरिएबल है। एक्स है क्या यहाँ पे, एक्स है ही नहीं, तो एक्स को छोड़ के बाकी अगर कोई रहा तो वो कांस्टेंट होता है, तो वाई क्या है, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। तो क्या आया, कॉस 2x प्लस वाई इंटू 2, और इसका आंसर हमें पता है 1। ये तो 0 हट गया, तो फाइनली आंसर क्या है, कॉस 2x प्लस वाई इंटू 2 इंटू 1 यानी 2 आया क्या। कॉस 2x प्लस वाई इंटू 2, यहाँ तक मैंने करके दिखा दिया। अब आगे क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसको आगे लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, -5x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 कॉस 2x प्लस वाई, तो -5x इंटू 2 यानी कितना होगा, -10x, और डिवाइड में क्या है 6 एज इट इज और a एज इट इज। अब कैल्सी में डालना -10/6, तो x मत डालना, -10/6 डालना, तो उसका आंसर आएगा -5/3, x एज इट इज और ये बे एज इट इज। इसके और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो गया पी आई। और लास्ट में लिखना द कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी अप प्लस पी आई। सी अप आपका ये वाला रहा, प्लस लिखना, और पी आई क्या है आपका, ये ऊपर निकाला। अब एक और स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या, f1 y प्लस 2x 2 बराबर निकालना है ऐसे। अब प्लस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, -5x अपॉन 3 इंटू कॉस 2x प्लस वाई, ठीक है। माइनस रहा तो प्लस माइनस माइनस लिख लेना। ये भी स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके बजाय। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा लेंदी था, बट कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। और इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको सारे वीडियोस देख लेना है अच्छे से। थैंक यू।